Okay, welcome back my YouTube channel Education in Computer Science। मेरा नाम राज मोहित कुमार खत्री है। मैं अपना क्वेश्चन नंबर 99 से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं JRF सेलेक्टेड हूँ और मैं NIT पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना का रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसके साथ साथ मैं BPSC 3.0 कंप्यूटर सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं आज हाई स्कूल दुबई में एज ए पोस्ट टीचर वर्क कर रहा हूँ। ओके, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया था कि एक क्यू कुछ पूछा गया था कि एक क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन ABCD टू गेट DCBA यू नीड मिनिमम ऑफ। ओके, एक मिनट जस्ट वेट। तो ऑप्शन दिया गया था कि आपको 2 डिलीशन करने पड़ेंगे। आपको जैसे क्यू है, कहा गया मेरे कि ये आपका क्यू है जिसमें क्यू में ABCD पहले से है, A है, B है और C और D है। ठीक है, इसके वो चाहते हैं कि इस क्यू में जो अगर सर्च करें तो क्यू इस फॉर्मेट में आ जाए, मेरे पास D आ जाए, C आ जाए, फिर B आ जाए, फिर A आ जाए। तो इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना इस क्यू में डिलीशन करनी पड़ेगी, कितना इंसर्शन करना पड़ेगा, तो कितना इंसर्शन डिलीशन करना पड़ेगा तब जाके ये क्यू बन जाएगा। तो अब सोचो कि अगर इस क्यू में आपको क्या करना है, अगर D लाना है तो सबसे पहले तो D यहाँ पे है, तो हम मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो हम डिलीशन करेंगे। क्या करेंगे? डिलीशन करेंगे। और हम जानते हैं कि क्यू का डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता है, यानी यहाँ से होता है। ए को डिलीट कर सकते हो आप, डायरेक्टली D को डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले आप A को डिलीट कर दोगे, फिर आप B को डिलीट कर दोगे, फिर आप C को डिलीट कर दोगे और फिर आप D को डिलीट कर दोगे। और हमारा जो रियर पैनल होता है यहाँ पे होता है, और ये हमारा फ्रंट पैनल होता है यहाँ। तो रूल क्या होता है कि आप डिलीट तो फ्रंट से करते हो और रियर से आप इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि D के बाद यहाँ पे डिलीट कर दिया तो आपको चारों ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स डिलीशन करने पड़ रहे हैं, लगभग 4 टाइम्स डिलीशन करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आप इंसर्शन कर रहे हो, तो D को फिर इंसर्ट कियो, फिर C को इंसर्ट कियो, फिर B कियो, फिर A कियो। एक तरह से आप ABCD को ध्यान से देखो तो आप इसको रिवर्स कर रहे हो, सीधे उल्टा रिवर्स कर रहे हो। और रिवर्स करने में आपको टोटल कॉस्ट लग जाएंगे, मतलब आपको चारों एलिमेंट को आगे यहाँ से हटाना पड़ेगा फ्रंट से, क्योंकि रियर से आप हटा नहीं सकते हो क्यू में। और ABCD को आपको रिमूव पहले करना पड़ेगा, और फिर आपको फिर D को इंसर्ट, फिर C को इंसर्ट, फिर B को इंसर्ट और फिर A को इंसर्ट करना, क्योंकि D आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही चाहिए। D आपको यहाँ पोजीशन पे चाहिए होता तो आप कर सकते हो, तो D आप इंसर्ट नहीं करते दोबारा। लेकिन अब D आपको फर्स्ट पोजीशन पे भी चाहिए, उसके बाद आपको C, उसके बाद B। और C को तो हटाने के लिए आपको D के बाद C यहाँ लाना है, तो पहले तो D को डिलीट करना ही पड़ेगा। B को अगर यहाँ लाना है यहाँ पे, तो B को डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी तो फिर B को इंसर्ट कर सकते हो। A को लाना था, फिर A को यहाँ लाने के लिए आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो इस कारण से पहले आप D को लाए, फिर C को, फिर रिवर्स किए, तो आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे 4 डिलीशन और 4 एडिशन आपको करना ही होगा। ठीक है, आप याद रखना कि अगर क्यू में रिवर्स करते हैं तो टोटल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, मतलब जितना इंसर्शन करने पड़ता है उतना डिलीशन करने पड़ता है। इसमें लिखा हो 2 रिवर्स D की वॉल 4 डिलीशन करने पड़े और इन क्यू रिवर्स 4 एडिशन करने पड़े। ओके, इनिशियल क्यू में फ्रंट में ABCD थे। ठीक है, फ्रंट में फिर DCB लाने के लिए उसको फिर से रीसेट करना पड़ा। ठीक, तो मिनिमम रिकॉर्ड अपने ऑपरेशन जो परफॉर्म करना 4 डिलीशन एंड 4 इंसर्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। पहले हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होता क्या है। तो ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी। कि इस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी की है, मतलब ये अगर बाइनरी सर्च मतलब एक सर्चिंग टेक्निक है डेटा स्ट्रक्चर में, जो क्या करती है कि सर्च करती है, जो एलिमेंट को सर्च करती है।
इसकी फास्ट कंडीशन ये होती है कि ये वही डेटा को सर्च करती है, वैसे एलिमेंट को सर्च करती है जो पहले से सॉर्टेड है। फर्स्ट कंडीशन होती है सॉर्टेड एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सर्च करती है, तो उसको सर्च करती है तब उसे कितना समय लगता है, उसका ऑर्डर क्या है। ऑप्शन दिया गया n 10 टाइम, n log n टाइम, n स्क्वायर टाइम, ठीक है। हम देखते हैं इस एल्गोरिथम को कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये देखो आपको ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है जिसमें आपको दिया हुआ है 2 एलिमेंट है, 2 5 8 12 16 23 28 56 39 सो, जिसमें ध्यान से आप देखोगे तो सारे एलिमेंट सॉर्टेड है। आपको ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे कि 5 8 से पहले है, या हर एक एलिमेंट 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 8 आता है, तो वैसे हर एक एलिमेंट सॉर्टेड है। और मान लो आपको 23 को सर्च करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें 2 हेडर ले लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं लोअर, एल से बोलते हैं लोअर, और लोअर को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ एल 0 पे, तो एल को 0 पे रख लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं हाइयर एच, इसे एच से सिंबल देते हैं एच, और उसको लास्ट एलिमेंट को रखते हैं, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक एरे में इंडेक्स प्लस 0 से चलता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और 9 तक जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट इंडेक्स को रख लिए 9 को, और लोअर इंडेक्स रख लिए 0। उसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, हाइयर माइनस लोअर, हाइयर प्लस लोअर को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 + 9 करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 4.5, यानी 4 नियरली इक्वल टू 4। तो क्या करता है 4, तो 4 पोजीशन, 4 इंडेक्स पोजीशन पे चेक किया जाता है, मिडिल पोजीशन, मिडिल वैल्यू बोला जाता है, इसे हम मिडिल वैल्यू बोलते हैं। तो इस वीडियो चेक किया जाता है कि 23 जो है वो मिडिल पोजीशन पे छोटा है या बड़ा है या वही है। चेक किया जाता है कि 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पर जो 4 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है ये देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है क्या वैल्यू है, तो 4 पोजीशन वैल्यू जो हमारा 16 है, क्या है 16 वैल्यू है। तो चेक किया जाता है कि 23 16 के इक्वल है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो 23 16 से बड़ा है, तो क्या किया जाता है कि लोअर को उठाकर वापस, लोअर को यहाँ से हटा के जस्ट मिडिल वैल्यू को जस्ट आगे पेश करते जाता है, लाया जाता है। जैसे यहाँ मैंने किया कि 23 से सॉरी 23 जो था, 23 जब 16 से बड़ा था, तो हम क्या किए कि 23 जहाँ 16 से बड़ा था, सॉरी तो हाँ 23 जो था वो 16 से बड़ा था, तो क्या किया गया कि तो हम क्या किए कि हम 16 के बाद के वैल्यू को लेना स्टार्ट किए। हम क्या करते हैं, इस पोजीशन 16 से जो छोटा और जितना वैल्यू है उसको छोड़ देते हैं, सीधे स्किप करते हैं, और सीधे 16 के बाद के वैल्यू यहाँ से हम लोअर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ किया हमने कि यहाँ पर मिडिल वैल्यू 4 था, यहाँ से वैल्यू यहाँ से सीधे असाइन कर दिया जाता है। लोअर वैल्यू सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग होता है, लोअर वैल्यू ना 5 इंडेक्स ले जाया जाता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और हाई वैल्यू सेम रखता है, हाई वैल्यू को नो चेंज करते हैं। अगर 16 जो था 23 था 16 से बड़ा था, तो सेकंड हाफ में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सेकंड हाफ में चले जाते हैं, और फर्स्ट हाफ को पूरी तरह छोड़ देते हैं, मिडिल से पहले का सारा छोड़ देते हैं, और सारा वैल्यू मिडिल हाफ से बाद के ले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ लोअर वैल्यू 5 आता है, हाइयर का वैल्यू 9 रहता है, फिर से क्या करते हैं 5 और 9 को जोड़ते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। अब के वैल्यू आता है 7, मिडिल का वैल्यू क्या आ गया 7, मिडिल का वैल्यू 7 है, 7 पे फिर चेक किया जाता है 56, फिर चेक किया जाता है कि 23 है जो 56 से छोटा है बड़ा है, तो देखा जाता है 23 56 से छोटा है, तो क्या किया जाता है इस हाफ को फिर छोड़ दिया जाएगा, इस हाफ को फिर कैंसिल, और फिर सिर्फ इस हाफ में बात किया जाएगा, ये छोटा सा हाफ, मतलब हमेशा आधा आधा करते चलते हैं, हर एक सीरीज में आधा आधा करते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ लोअर को मैंने 5 कर दिया, लोअर चेंज नो चेंज, और हेडर में चेंज किया, हेडर मैंने 56 से पहले ला के 38 पे फिक्स कर दिया, छठा पोजीशन पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं फिर 6, अब हाइयर 6 और लोअर 5, 6 + 5 लोअर 5, और मिडिल भी आपको 5 ही है, 11/2 होता है, तो यहाँ होता है 5,
तो 5 वैल्यू 5 पोजीशन पे चेक किया जाता है 23, हाँ तो फाउंड 23 मिल जाता है, 23 है तो हाँ 23 फाउंड होगा। जैसे ही फाउंड होता है कंडीशन ट्रू हो जाता है। इस प्रकार से हम बाइनरी सर्च में सर्च करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, हमेशा जैसे एक बार सर्च किए आप, एक बार पूरा सर्च किया, जैसे आधा से आधा 16 आया, मिडिल वैल्यू आया, मिडिल से बड़ा मिला तो इस हाफ को छोड़ दिए, मतलब आधा छोड़ दिए, मतलब पूरा एलिमेंट n था लेकिन आप आधा छोड़ दिए, n/2 हो गए, आधा एलिमेंट कर दिए, तो आपको जो सर्चिंग में समय लग गया और लॉग इन समय लग गया, आधा समय लग गया लॉग इन, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी सर्च का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग इन होती है। क्या होती है? बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो लॉग इन होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में n दिया हुआ है, n log n दिया हुआ है, n स्क्वायर दिया हुआ है, बट लॉग इन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द, कोई भी आंसर इसका नहीं है। बाइनरी सर्च नॉट लिस्टेड अमंग ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन ई था। ओके, बच गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी बॉक्स में रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च स्पेस इन हाफ, हमेशा आधा करता है। ये सप्लाई सॉर्टेड है, हमेशा सॉर्टेड एरे होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट केस में इसको हो सकता है कि मिडिल वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मिल जाए तो ऑर्डर ऑफ 1 मिल जाएगा। बेस्ट केस में, मतलब मैक्सिमम केस में, एकदम खराब से खराब कंडीशन में कि एकदम सबसे लेट से लेट कंडीशन, जैसे मेरा साथ हुआ कि सबसे लेट से लेट कंडीशन में लास्ट में जाकर हमको वैल्यू फाइंड आउट हुआ, तो उस केस में मुझे लॉग इन समय लगा, ठीक है। और बेस्ट केस में आपको हो सकता है कि 23 मेरा 16 ही हम फाइंड कर रहे थे, 16 ही ढूंढ रहे थे, ऑर्डर ऑफ 1 किए, 16 सर्च किए, 16 मटेरियल मिल गया, ऑर्डर ऑफ 1 समय मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कम्प्लेक्सिटी फाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें आपको क्या दिया हुआ था? प्री ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर दिया हुआ था, आपको उसका पोस्ट ऑर्डर बताना था, ठीक है। तो चलो इसका आंसर तो ये है, मैं समझाता हूँ कि कैसे ये आंसर आया। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले लिख लो कॉस यहाँ पे 15 यहाँ पे दिया हुआ कौन सा ऑर्डर में? पोस्ट प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्री ऑर्डर में आप लिख लो 15 10 12 15 10 12 11 20 18 16 19। ओके, इसके थोड़ा सा हो गया आपका 19 और है नहीं, ये आपका प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर से आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, डायरेक्टली आप प्री ऑर्डर पूछना तो सबसे पहले इसे इन ऑर्डर कन्वर्ट कर लो। तो इन ऑर्डर का रूल होता है कि इन ऑर्डर में क्या करो, सिंपल से करता है कि इसको बस ऑर्डर में सिलेक्ट कर लो, ऑर्डर ब्रेड में, मतलब जैसे कि मतलब 10 आया, बोले 10 आता, 10 के बाद 11 आता, 11 लिख लो, 11 इसमें है, 12 आता, 12, 13 14 नहीं है, 15 है, 15 लिख लो, फिर 16 है, 16 लिख लो, फिर 18 है, 18 लिख लो, फिर 19 है, 19 लिख लो, फिर 20 है, 20 है। तो याद रखना कि प्री ऑर्डर दिया होगा तो इन ऑर्डर कन्वर्ट के लिए सिंपल शॉर्ट कर देते हैं, अगर इसको शॉर्ट किया जाए वही आपका इन ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर। याद रखना प्री ऑर्डर का रूल होता है कि प्री ऑर्डर में पहले नोड होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। इसमें होता है पहले लेफ्ट होता है, फिर नोड होता है, एक ट्रैवर्सिंग का तरीका है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर। तो इसमें पहले नोड को ले जाता है, फिर लेफ्ट चाइल्ड को, फिर राइट चाइल्ड को, इसमें पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर नोड, फिर राइट चाइल्ड। और पोस्ट ऑर्डर की अगर बात हम करेंगे, जो हमें कन्वर्ट करना है, तो उसका रूल होता है कि पहले हम लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं, फिर राइट चाइल्ड लेते हैं, फिर नोड को लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले याद रखना कि हम प्री ऑर्डर टेबल से डिसाइड करते हैं कि कौन सा चाइल्ड हमारा, कौन सा मतलब एलिमेंट रूट नोड होगा। तो सबसे पहले इसमें नोड है, इसके पास नोड लेफ्ट राइट, तो नोड जो डिसाइड होता है वो प्री ऑर्डर से डिसाइड होता है, हमेशा याद रखना। नोड जो डिसाइड होता है हमेशा प्री ऑर्डर डिफाइंड होता है। लेफ्ट और राइट जो डिसाइड होते हैं वो इन ऑर्डर से डिफाइंड होता है, लेफ्ट और राइट। तो जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट 15, तो मैंने 15 को नोट बनाया, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वही रूट नोड भी होता है प्री ऑर्डर का, ठीक है।
15 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 15 के अकॉर्डिंग इन ऑर्डर में 15 यहाँ पे है कि 15 के लेफ्ट में क्या है और 15 के राइट में क्या है। तो 15 के लेफ्ट में आप ध्यान से देख रहे हो कि 15 के लेफ्ट में 10, 11, 12 है और 16, 18, 19, 20 है। तो आप लिख लो 15 के लेफ्ट में 10, 11, 12 एक एलिमेंट का ग्रुप बन गया, और इधर है 16, 18, 19 और 20 इसका ग्रुप बन गया। ठीक है, तो याद रखना हमेशा लेफ्ट और राइट इन ऑर्डर से डिसाइड किया जाता है और प्री ऑर्डर से नोड डिसाइड किया जाता है। अब 10, 11, 11, 12 में आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा नोड होगा, कौन सा नोड को बना। तो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले 10, 11, 12 को यहाँ देखो प्री ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आया, 10 आया है। देखो सबसे पहले चेक करो 10 आया, 11 आया, 12 आया। तो पहले 10 आया, 12, 11 बाद में आया। तो 10 आपका रूट नोड है, 10 आपका यहाँ रूट नोड बनेगा। ठीक है, और 10 के बाद चेक करो कि 11 और 12 किधर आया है, इस इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर देखोगे तो 11 और 12 राइट साइड में आया, 10 के राइट साइड में आया। तो राइट साइड में 11 और 12 आपका बन गया। इसके बाद 16, 18, 19 इसी प्रकार से देखो कि पहले कौन आया, पहले 16 आया इस नोड में, पहले 18 आया, कि पहले 19 आया, कि पहले 20 आया। तो ध्यान से देखोगे तो पहले 20 आया, उसके बाद 18, 16, 19 आया। तो 20 को आप रूट नोड बनाओ, इस चारों में से आपको 20 रूट नोड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 20 के बाद चेक करो कि 20 के 16, 18, 19 लेफ्ट साइड में है। तो हाँ 20 के सारे लेफ्ट साइड में है। तो 16, 18 और 19 तीनों के तीन नोड आपके लेफ्ट साइड में है। फिर दो एलिमेंट बैठ के 11, 12, 11 और 12। तो 11 का चेक करो कि पहले 11 आया, 12 आया। तो पहले 12 आया है, उसके बाद 11 आया है। तो 12 आपका रूट नोड है यहाँ पे। और चेक करो कि 12 है इस नोड में। तो 12, 11 लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। तो 12 के लेफ्ट में है 11, तो लेफ्ट में भेजो इसको, लेफ्ट में भेजो। फिर 16, 18, 19 में चेक करो। 16, 18, 19 में पहले कौन आया है, तो पहले 18 आया है, फिर 16, फिर 19 आया। तो पहले 18 आया, तो 18 को रूट नोड हो गया। ठीक है, और 18 को भी चेक करो कि 18 के बाद 16, 19 किधर है। तो 16 लेफ्ट में आया है, 19 राइट में आया। ध्यान से देखो 18 रूट नोड था, तो 16 लेफ्ट में आया, 19 राइट में आया है। तो 16 लेफ्ट में लिख दिए, 19 राइट में लिख दिए। आपका पूरी तरह ट्री बन गया। देखो मैं इसको पूरी तरह खुद उठा लेता हूँ। 15 पहले से था, इसके लेफ्ट में 10 आया, यहाँ ध्यान था 10, इसके 20 सेलेक्ट हुआ था, तो ये 20, 10, 11, 12 सेलेक्ट हुए थे राइट में, तो ये 12, और इसके लेफ्ट में 11 सेलेक्ट हुए थे 11, और इसके 20 में इसके 18 सेलेक्ट हुए थे राइट में 18, और इधर 16, इधर 19। ये आपका ट्री बन के BST बाइनरी सर्च ट्री बनकर तैयार हो गया। देखो लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नोट रहेगा 15 से, और 15 से हमेशा ये राइट में बड़ा नोट रहेगा। एक सेकंड, ठीक है। तो ये आपका नोट तैयार हो गया। ये आपका बाइनरी सर्च ट्री आपका ये रेडी है। आप क्या करना है, आपको पोस्ट ऑर्डर इसमें निकालना है, लेफ्ट राइट नोड। तो लेफ्ट राइट नोड निकालो, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। तो पहले लेफ्ट, लेफ्ट क्या, लेफ्ट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट के राइट, राइट क्या है, फिर राइट क्या। तो फर्स्ट नोड ये, मैं कलेक्शन करता हूँ। तो फर्स्ट नोड आपका ये लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में राइट नहीं है, नोड आया। पहला लेफ्ट, दूसरा राइट नहीं है तो नोड, दूसरा नोड ये आया। ट्रैवर्सिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर ये 10 है तो ये लेफ्ट है, तो ये इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट तीसरा नोड ये।
फिर रूट नोड नहीं, फिर इधर आइए, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट 4, चौथा ई। फिर लेफ्ट का रूट नोड नहीं, पहले यहाँ लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर रूट होता है। तो फिर 4 के बाद नोड नहीं, फिर 5 रूट, राइट नोड, फिर रूट है 6, फिर 7 और फिर 8। मतलब इसका जो अरेंजमेंट बना वो बन गया पहला 11, फिर बन गया 4, फिर 16, ये पहला 11, सॉरी पहला दूसरा 2, सॉरी दूसरा आपको हो गया पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 10, चौथा 16, पंचमा 19, पंचमा 19, छठा 18, सतमा 20, आठवां 15। चलो इस नोड को मिलाते हैं वहाँ जाके कि मेरा सही बना या नहीं बना। तो पहला 11 सही है, पहला 11 सही है, दूसरा 12, दूसरा 12, दूसरा 12 सही है, तीसरा 10, तीसरा 10 सही है, चौथा 16, चौथा 16 सही है, पाँचवा 19, पाँचवा 19 भी सही है, छठा 18, छठा 18 भी सही है, सतमा 20, 20 भी सही है, आठवां 15, आठवां 15 भी सही है। तो इस प्रकार से आप अपना पोस्ट ऑर्डर को बना सकते हैं। हो सकता है होपफुली आपको समझ, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली जैसे मैंने बताया। ओके, चलिए क्वेश्चन 97 सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एक फार्मूला आता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री कैन बी क्रिएटेड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की। आपको 4 की दिए हुए हैं और इससे आप कितने सारे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बाइनरी बीएसटी बना सकते हो, कितने बीएसटी बना सकते हो, कितने बीएसटी। तो आपको इसका फार्मूला मैं बताता हूँ सिंपल सा, आप याद रखना। इसका फार्मूला होता है 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये बस आप याद कर लो। जैसे इस फार्मूला को मैं अप्लाई कर दिखाता हूँ, ठीक है। आपका फार्मूला था 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यह फार्मूला को याद रख लो और आपका बन जाएगा। जैसे n का वैल्यू 4 है, 4 डिस्टिंक्ट की, यानी n का वैल्यू आपका है 4। तो 2 इंटू 4 cn, cn कम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। 4 n 4 प्लस 1 5, तो यानी हो गया 8c4 डिवाइडेड बाई 5। 8c4 मतलब होता है, आप 8c4 कम्बिनेशन अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर 8 से फैक्टोरियल 8 माइनस 8 माइनस 4, जो फार्मूला होता है एन सी एन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन, एन सी आर में लिख देते हैं फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला होता है एन सी आर का। तो इसी प्रकार से मैंने 8c4 का किया फैक्टोरियल 8 के ऊपर किया 8 का, और आर का मैंने, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल 8 नहीं होगा, एक सेकंड, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का, जब मैंने आर का किया तो मैंने फैक्टोरियल 4 का आर किया, और 8 माइनस 4 यानी एन सी आर एन माइनस आर। तो इसका हो गया यहाँ पे फैक्टोरियल 8 का करेगा होता है 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4, और यहाँ से करेगा फैक्टोरियल 4 रहने दो इसको, और यहाँ फैक्टोरियल 4, 8 में से 4 गया 4 फैक्टोरियल हो गया, तो 4 गुने 3 गुने 2, एक फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 4 खत्म हो गया, ये 4 इंटू 8 खत्म हो गया, ये 3 से 6 खत्म हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ आ गया 7 2 जा 14 और 14 5 जा 70, यानी आ गया 70। और नीचे 5 से डिवाइड भी करना, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 14। तो एग्जैक्टली आपका 14 क्या हो गया
आंसर हो गया। तो देख सकते हो 14 इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी लगाओ और देख लिया आपने। ठीक, ओके, हो सकता है आपने क्लियर समझ गया होगा। ठीक है, मेरे फार्मूला को मैंने पीडीएफ में दे दिया, आप चाहते तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीगो नोटेशन। अब बीगो नोटेशन वैसा नोटेशन कहते हैं बाबू, समझो कि बीगो नोटेशन का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम। बीगो तो 3 प्रकार नोटेशन हमारे पास है, एक वाला है बीगो, एक आया ओमेगा और एक आया थीटा। थीटा थीटा आप लिख सकते हैं थीटा, ऐसे इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो बीगो आया कि मान लो कि कोई एल्गोरिथम तुम सॉल्व कर रहे हो, तो उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा उसको जिस मापदंड से मांगते हैं उसे बीगो कहते हैं। मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में जिसे हम मापते हैं तब उसे हम बीगो से मापते हैं। कैसे कहते हैं कि सेंटीमीटर किलोमीटर से मापते हैं ना, उसी प्रकार से अगर किसी भी एल्गोरिथम का मैक्सिमम टाइम कितना ज़्यादा समय लग रहा है उस टाइम के अनुसार उसको मापते हैं तो उसे बीगो से मापते हैं बेस्ट केस में। ओमेगा जो होता है वो एवरेज केस के लिए होता है कि मान लो कि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका हम एवरेज बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर घंटा का रफ्तार चला रहा है, उसका एवरेज केस का है। और कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका बेस्ट 150 का स्पीड गाड़ी चलाया, बेस्ट केस में कोई 150 का स्पीड गाड़ी चलाया एकदम बहुत स्पीड गाड़ी चलाया, एवरेज केस में 40 की रफ्तार चलाता है गाड़ी। और थीटा में होता है आपका लोअर बाउंड कि सबसे स्लो कब चलाया हो, मतलब हो सकता है वो 20 गाड़ी चलाया होगा, 10 की गाड़ी चलाया होगा, स्पीड उसका 10 का स्पीड होगा। तो किसी उसी प्रकार से बीगो क्या होता है मैक्सिमम बेस्ट केस के किसी एल्गोरिथम में कितना ज़्यादा समय लगे उसको बीगो से मापते हैं। ओमेगा उसका एवरेज समय कितना लग रहा है उसे ओमेगा से मापते हैं। और थीटा सबसे कम कितना समय लगा उसे हम थीटा से मापते हैं। तो वही लिखा हुआ कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है बीगो नोटेशन के बारे में। तो बीगो क्या होता है, बीगो लोअर बाउंड है, नहीं लोअर नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम करता है, बीगो है थीटा के लिए, बीगो लोअर बाउंड थीटा के लिए। अपर बाउंड, हाँ अपर बाउंड की बात करें बीगो सबसे बेस्ट की बात की जाए। ठीक है, एवरेज रेंट है वो ओमेगा करता है एवरेज केस में, और मोर देन वन हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बीगो लोअर भी करे अपर भी करे एवरेज भी करे, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर है आपका अपर बाउंड। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन भी दिया हो गया है कि बीगो नोटेशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू डिस्क्राइब द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम और इट्स रनिंग टाइम। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम समय लिया जाता है तो उसे हम बीगो से नापते हैं। ठीक है, इट्स बेस्ट केस, सबसे बेस्ट केस में मतलब सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है, कितना ज़्यादा समय लग सकता है उस केस में बीगो से नापते हैं। और सबसे कम से कम हो सकता है तो उसे हम ओमेगा से नापते हैं। ठीक है, सबसे कम से कम। और सब एवरेज मानते हैं कि ना एवरेज ही कितना चल रहा है, कितना एवरेज मतलब समय ले लिया तो उसे थीटा से हम थीटा से मापते हैं। ये आपका है कि ऑर्डर 1 टाइम हो सकता है कि किसी भी बीगो ऑर्डर 1 भी हो सकता है। उसके बाद लॉग एन मतलब एक बढ़ती श्रेणी है कि सबसे पहला जो ऑर्डर होता है आपका मैं बता दूँ तो सबसे पहले ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 से बड़ा टाइम जो होती है लॉग एन टाइम होती है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम से ज़्यादा समय ऑर्डर ऑफ एन टाइम में लगती है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम ज़्यादा एन लॉग एन टाइम में ज़्यादा समय लगता है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन लॉग एन से 8 समय लगती है। और ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल एन उससे ज़्यादा समय लगता है। ये क्या हो रहा है आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। अच्छा से लेते तो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि किस ऑर्डर ऑफ वन है तो ऑर्डर ऑफ एन है तो कौन सा किसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन डिवाइड एंड कन्क्वर। तो कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1000 में कि कौन सा ऐसा दिया हुआ इसमें जो डिवाइड एंड कन्क्वर एक एल्गोरिथम है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम है, वो कैसा एल्गोरिथम वर्क करता है मैं उसको बताऊंगा अभी। तो इस एल्गोरिथम में कंबाइन होता है या नहीं, कन्क्वर होता है या नहीं, या डिवाइड होता नहीं है, कौन सा स्टेप इसमें नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आंसर तो नन ऑफ द होगा, मतलब इसमें तीनों स्टेप होते हैं, कंबाइन भी होते हैं, कन्क्वर भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, और कैसे होते हैं मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो, एक डिबगिंग अब डिवाइड एंड कन्क्वर एल्गोरिथम, कैसे एक एल्गोरिथम डिवाइड कन्क्वर एल्गोरिथम वर्क करता है। जैसे मान लो कि सबके पास अनसॉर्टेड एरे है, जिसमें सॉर्टेड एरे नहीं है, अनसॉर्टेड। इसमें ये दिख रहा है 70, 20, 30, 35, 85, 70। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड एंड कन्क्वर एल्गोरिथम में कि सारे एलिमेंट्स को तोड़ लेते हैं सारे। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले 70, 20, 30 था, 50, 60। तो क्या किया कि सबसे पहले हाफ हाफ पे डिवाइड कर दिया जाएगा, 7, 20, 30 या 50 एक साइड कर लिया गया, दूसरे से 60, 20, 40 अलग कर दिया गया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड के पहले किया गया। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया, सिर्फ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इंटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। फिर इसको 70 और 20 में डिवाइड किया गया, फिर इसको 30 एंड 50 में डिवाइड किया, मतलब फर्दर इसको 70, 20, फिर 30 और 50 में डिवाइड किया गया, फिर 60 और 10 में डिवाइड किया गया, फिर 40 अलग डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मतलब फर्दर हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक सिंगल कॉलम लिमिट नहीं बन जाए। फिर 70, 20 को भी डिवाइड किया गया, 30, 50 को भी डिवाइड किया गया, 60 और 10, 70 को भी डिवाइड किया गया। तो क्या करें, छोटे छोटे फॉर्म में हमेशा एलिमेंट को क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, पहले 4 से फिर 2, 2 से फिर 1, इस फॉर्मेट में हम ब्रेक डाउन करते रहते हैं। और फिर जब एलिमेंट सारे एलिमेंट सिंगल हो जाते हैं, सिंगल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो देखो, और इस ये जो ब्रेक कर उसे डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइड करना, ठीक है। लेकिन जब जिस स्टेप में जैसे 40 यहाँ पे डिवाइड हुआ इसमें, और ये स्टेप स्किप करके सीधे यहाँ पहुँच गया, ये स्टेप स्किप किया नहीं, ये स्टेप स्किप करके सीधे यहाँ पहुँच गया, तो इस स्टेप को कन्क्वर भी कहते हैं। कन्क्वर मतलब जीत लेना, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना पड़ा, इस स्टेप में मूव नहीं करना पड़ा, हम सीधे इस स्टेप से इस स्टेप में पहुँच गए, तो इस स्टेप को हम कन्क्वर स्टेप कहते हैं। मतलब एक दो स्टेप स्किप कर लेना, एक दो स्टेप बच जाना, तो उस स्टेप पर कन्क्वर विजय हो जाना। कन्क्वर हिंदी होता है विजय हो जाना, विजय हो गया, ठीक है। तो फिर अब क्या करते हैं, ये डिवाइड स्टेप था, अब हम पढ़ते हैं मर्ज, इसमें दूसरा स्टेप पढ़ते हैं जिसे मर्ज स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ज स्टेप। तो अब क्या होते हैं, अब 70 और 20 को क्या करते हैं, चेक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा छोटा उसको पहले, और जो बड़ा उसके बाद में। तो 20 से 70 को रख लिए, 20 पहले फिर 70 बाद में, 30 और 50 में 30 पहले 50 बाद में, 10 पहले 60 बाद में, और 40 कन्क्वर होकर यहाँ आ गया। फिर इसको ऐड करते हैं, फिर से मैच करते हैं, फिर मैच करने के बाद 20, 70, 30, 50 फिर चेक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, चारों में कंपेरिजन करते हैं, ये और ये कंपेरिजन किया जाता है। तो 20, 30, 50, 70, मतलब इसको शॉर्ट के यहाँ शॉर्ट कर दिया गया, 10, 60, 40 में यहाँ शॉर्ट कर दिया गया, और उसके बाद फाइनल शॉर्ट मैच करके बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक स्टेप में क्या करता है कि पहले छोटा छोटा 2 भाग में ब्रेक करते हैं, 2 भाग में ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसका भी 2 भाग करते हैं, फिर सिंगल लिमिट कर देते हैं, फिर शॉर्ट करते करते या फिर कंपेरिजन करते करते, अरेंज करते करते, शॉर्ट करते करते उसको मैच करते जाता है, जिससे इस स्टेप में हम फाइनली ऐड कर देते हैं, फाइनली हम सॉर्टेड एरे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपने देखा कि इस स्टेप में मैंने डिवाइड किया, कन्क्वेयर किया और मर्ज किया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि कौन कौन से स्टेप नहीं होते हैं। तो हमारे कंबाइन भी देखा, हमने कन्क्वेयर भी देखा, हमने डिवाइड भी देखा, तो मैंने तीनों स्टेप को देख लिया, इसलिए आंसर इसका नन ऑफ देवा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा स्टेप नहीं है जो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार का एल्गोरिथम को हम कहते हैं डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिथम। जो आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा एक मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट का भी मर्ज सॉर्ट इसी बेस पर एल्गोरिथम वर्क करता है।
मार्च सॉर्ट बेस्ड होता है किस पे, डिवाइड एंड कंक्वेयर एल्गोरिथम। और मैं थैंक करना चाहता हूँ गिग्स फॉर गिग्स को, जहाँ से मैंने इस PDF पिक्चर को लिया है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था, तो मैंने उनको हिंट को यूज करना सोचा, जो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने अच्छा से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा मार्च सॉर्ट का है, जिसमें लिखा होगा मार्च सॉर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एल्गोरिथम डिजाइन, किस एल्गोरिथम डिजाइन पे मार्च सॉर्ट वर्क करता है। तभी मैंने पढ़ा कि मार्च सॉर्ट आपका डिवाइड एंड कंक्वेयर पे क्या होता है, बेस होता है। ग्रेडी एल्गोरिथम भी आप आगे जाकर पढ़ेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन बताया जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा ग्रेडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। जैसे मैंने डिवाइड एंड कंक्वेयर बताया कि डिवाइड एंड कंक्वेयर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में बताऊँगा उसके बारे में। मार्च सॉर्ट मैंने जैसे देख रहा आपको कि ये एलिमेंट था, जैसे मैंने पिछला बार किया था कि सबसे पहले मैंने डिवाइड कर रहा था टू स्मॉल पार्ट्स में, टू स्मॉल पार्ट्स के बाद सिंगल पार्ट्स में डिवाइड किया दोनों साइड, फिर से यहाँ सॉर्ट किया गया, कंपेरिजन किया गया, कंपेरिजन करने के बाद जो स्मॉलर आया पहले आया और जो लार्जर था उसके बाद आया, इसमें वही सेम किया गया और फिर लास्ट में मैच कर दिया गया। तो यहाँ पे मार्च का कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम लोग मार्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कंक्वेयर स्टेप किस स्टेप में कंक्वेयर होता भी है, नहीं भी होता है, बट कंक्वेयर स्टेप आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। तो हाउ मनी एजेज डज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विथ n वर्सेज। एक स्पैनिंग ट्री सबसे पहले कहते किसको है, स्पैनिंग ट्री की बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मनी एजेज, कितने एज हो सकते हैं ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ के स्पैनिंग ट्री है, n वर्सेज है। मान लो कि एक स्पैनिंग ट्री है जिसमें n के वैल्यू 4 है, 4 वर्सेज है, ठीक है, ट्री है, तो उसमें एज की संख्या क्या होगी, वो क्या एज की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका डेफिनेशन होता है स्पैनिंग ट्री का। देखो, एक स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ, किसी एक ग्राफ बना हुआ है, मान लो ये ग्राफ है, इसमें एक नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इसे कनेक्टेड है, इसे कनेक्टेड है, ये ग्राफ है, ये नोड है, ये आपका नोड्स होते हैं, ये आपके एज होते हैं, ठीक है, ये आपके एज है, ये आपके नोड्स है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका, ठीक है। तो बस यही स्पैनिंग ट्री में डिफरेंस ये होता है कि ऑल द वर्सेज आर कनेक्टेड इट मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। मतलब वैसा ट्री बनाया जाए जिस ट्री में कम से कम हमको एज खर्चा करना पड़े, जैसे मान लो कि यहाँ पे इरेजर खींच करता हूँ मैं, मान लो कि ये तीनों एलिमेंट को, तीनों वर्सेज को हमको जोड़ना है, तो मिनिमम कितने वर्सेज से तीनों को जोड़ सकते हैं। हम चाहते तो एक वर्सेज और ऐसा ऐड कर देते हैं और इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम जोड़ लेते हैं। लेकिन सोचो कि क्या हम बिना इस एज के, क्या तीनों नोड से कनेक्टेड है, तो हम इससे कनेक्ट होने के लिए ये मेरे पास है एज, और इससे कनेक्ट होने के मेरे पास ये एज है, हमको ज़रूरत नहीं कि इसके रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। तो वैसे ट्री, पहले नंबर वैसे ट्री जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एज से बन जाए ग्राफ, वैसे ग्राफ जो मिनिमम नंबर एज ले। और एक सबसे बड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है कि ऐसा ग्राफ जो साइकिल कभी नहीं बनाए। अब बताओ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो क्या वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है, नहीं, साइकिल नहीं बना। मतलब याद रखना कि स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल एंड ग्राफ में नॉट मोर हैव द वन स्पैनिंग ट्री। एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, पर एक ग्राफ में वैसा ग्राफ जो कभी साइकिल नहीं बनाया। ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ का ये सब सारे स्पैनिंग ट्री हैं। ध्यान देखो, ये नोड है आपका, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है। यहाँ पे आप कहीं भी बताओ कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो, कहीं भी ऐसा है कि साइकिल बन जाए, या यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि यहाँ से इस कनेक्शन है। तो वैसे ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं बने और मिनिमम नंबर ऑफ एज की जरूरत पड़े, जैसे मान लो ये है कनेक्ट, है यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था, सारे वर्सेस कनेक्टेड। ऐसा भी कोई वर्सेस नहीं हो कि ऐसा हो और ये इससे कनेक्टेड हो, ये बेचारा अकेले हो, ये छूटा है। ये है
कि ये कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड हो, और ये अकेले इसमें कोई हाइए नहीं है, कोई गैप नहीं हो, तो ये आपका स्पैनिंग ट्री नहीं है, ये आपका स्पैनिंग ट्री नहीं है। स्पैनिंग ट्री के लिए कम से कम इससे एक ही नोड से कनेक्टेड होना ही चाहिए, तभी ये स्पैनिंग ट्री होगा, ये कनेक्ट होगा तब ये स्पैनिंग ट्री होगा, अदरवाइज ये स्पैनिंग ट्री नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो बहुत से मल्टीपल मैंने एग्जाम्पल को लिया है जिसमें कोई बिना कोई साइकिल बने हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड जरूरत नहीं है, मतलब हर एक ऐसा वर्सेस नहीं है जो पेंडेंट वर्सेस हो, मतलब अकेले हो, मतलब उसमें कोई एज कनेक्टेड नहीं हो, मतलब हर एक वर्सेस में एक ना एक एज तो मिनिमम हो ही हो, ठीक है, एक न एक मिनिमम हो। तो उस प्रकार से वर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्पैनिंग ट्री कहते हैं। पहला स्पैनिंग ट्री क्लियर हो गया। अब मान लो कि N4 वर्सेस का एक स्पैनिंग ट्री है और पूछा गया है कि कितना एजेज होगी, एक स्पैनिंग ट्री है जिसका 4 वर्सेज है, ठीक है। मान लो कि हम N4 मान के चल रहा है, N6 N8 कुछ भी, मान लो कि एक बनाए 1 2 3, और मान लो 3 एलिमेंट है और 3 ही का बना रहे हैं, या 4 का बना लो, चलो 4 का बना लेते हैं, 4 का। अब बताओ ये चारों कनेक्टेड हो गया, अभी कनेक्ट करेंगे तो ये साइकिल बन जाएगा, बट साइकिल हमको यहाँ से करती है तो साइकिल बने, तो ये हमको चाहिए नहीं, ठीक, हमको यहाँ पर साइकिल तो चाहिए नहीं। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ काउंट करना है कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो 1 एज 2 एज 3 एज, यानी वर्सेस की संख्या 4 है, वर्सेस संख्या 4 है, तो 4 में से 1 कर रहे हैं, तो आई थिंक वही आ रहा है, 4 में से 1 किया तो 1 यानी 3, यानी 3 वर्सेज आ रही है, 3 एज आ रही है, 3 एज आ रही है, जितना वर्सेज है उससे 1 कम, ध्यान से देखोगे तो जितने वर्सेज है उससे 1 कम ही हो सकते थे। इसका आंसर सिंपल हो गया कि जितना नोड की संख्या होगी उससे 1 कम लेगो तो वो स्पैनिंग ट्री में एजेस हो जाएगी। ओके, समझ गए। स्पैनिंग ट्री 2 कंडीशन याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन साइकिल नहीं बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस यूज करो, बट वर्सेज ऐसा भी नहीं हो नोड हो कि नोड खाली रह जाए, पेंडेंट हो जाए, अकेले रह जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अथी करोगे तो हर एक नोड में आप देखोगे कि एज जो होंगे जो वर्सेस के नंबर से 1 कम होंगे, हमेशा 1 के कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की बात करते हैं कि एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम। ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम मतलब ग्राफ हमने पढ़ा, ये ग्राफ पढ़ा मैंने, स्पैनिंग ट्री पढ़ा, ये ऐसे कनेक्ट है। ग्राफ को ट्रावर्स करना मतलब विजिट करना, देखना कौन कौन ग्राफ हमारे पास कौन कौन नोड हैं। तो ग्रीडी एल्गोरिथम आपके ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम नहीं होती है। डिवाइड एंड कंक्वर ही मैंने पढ़ा, मार्ज सॉर्ट पढ़ा, तो मार्ज सॉर्ट वगैरह के लिए जो डिवाइड एंड कंक्वर होते हैं ये सब हम ग्राफ ट्रावर्सल के लिए नहीं करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नहीं करते हैं। ग्रीडी भी मैं आपको बताऊँ, ग्रीडी मतलब होता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मोर देन वन, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम आई थिंक आपको होते हैं, मैं बता दूं। तो लेकिन डिवाइड को नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूछा है नॉट ए ग्राफ ट्रावर्सल, कौन नहीं है, तो डिवाइड कंक्वर नहीं है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है। ग्रीडी होते हैं बीएफएस और टीएफएस एल्गोरिथम जो होते हैं, जो ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम कहा जाता है। तो ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम लोग कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम। आगे जाके हम पढ़ाएंगे कि ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम किसको कहते हैं। ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च अभी जो जरूरत है, बट ये ग्रीडी का फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कौन नहीं है, तो 2 को नहीं है, डिवाइड एंड कंक्वर भी नहीं है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी आप ग्राफ ट्रावर्सल नहीं करते। आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कंक्वर मैंने बता दिया। डिवाइड एंड कंक्वर से तो हम मार्ज सॉर्ट या फिर हमें मार्ज सॉर्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपने मेरे से बताया उस प्रकार के एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो उसमें हम ग्राफ को ट्रावर्स नहीं करते, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हो गया कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा ऐसा एल्गोरिथम है जो ग्राफ को ट्रावर्स नहीं करता है, ये और बी एंड सी, ठीक है। इसका आंसर हो गया इसलिए टी, ठीक है। देखो ये बीएफएस का एग्जांपल है और डीएफएस का एग्जांपल। देखो बीएफएस क्या होता है कि बीएफएस क्या करता है कि ब्रेड फर्स्ट, मतलब क्या करता है कि जैसे अथी है आपका ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ को भी सर्च करता है, ट्री को भी सर्च करता है। जैसे यहाँ दिख रहा है ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फैसेट, इसे बोलते हैं डेप्थ फैसेट। ठीक है, तो ब्रेथ फैसेट में क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले नोड से जो नोड नज़दीक पड़ता है, मतलब अगल बगल का नोड लेकर चलते हैं। सर्च जैसे रिवर्स का मतलब होता है कि अथी करना, एक तरह से विजिट करना, हर एक नोड को विजिट करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस नोड में 0 आया तो 0 को विजिट कर लिया। ठीक है, फिर 0 के बाद 1 आया, 1 को विजिट कर लिया। 2 आया, 2 को विजिट कर लिया। 3 आया, 3 को विजिट कर लिया। फिर 3 के बाद 4 आया, 4 को विजिट कर लिया। 5 आया, 5 को विजिट कर लिया। 6 आया, 6 को विजिट कर लिया। 7 आया, 7 को विजिट कर लिया। लेकिन डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ तो पहले नोड को विजिट करते हैं, लेकिन ये डेप्थ सबसे पहले डेप्थ की ओर मूव करता है। जैसे 0 को नोड का नोड विजिट कर लिया, फिर 1 आया, 1 को विजिट किया। फिर ये 2 को विजिट नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, ये 1 के नोड में जाएगा, 1 के डेप्थ में जाएगा। तो 1 के डेप्थ में गया, 4 गया, 1 के डेप्थ में गया, 5 में गया, फिर इसके डेप्थ नहीं मिला, फिर 2 को विजिट करेगा, फिर 2 के डेप्थ में जाएगा, 6 को विजिट करेगा, फिर 3 में जाएगा, 3 विजिट करेगा, और 3 के डेप्थ में जाएगा। मतलब फास्ट प्रायोरिटी देती है ये डेप्थ को। इसका नाम होता है डेप्थ पर। पहले डेप्थ सबसे पहले डेप्थ को क्लियर कर लिया जाए। पहले नोड, फिर उसके अंदर का नोड, फिर उसके अंदर का नोड, फिर उसके अंदर का नोड, फिर अंदर का नोड। पहले डेप्थ को विजिट करो, फिर उसके बाद सारे नोड को कवर करो। मतलब पहले डेप्थ को देखते हुए जब विजिट सर्च किया जाता है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कहा जाता है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है सबसे पहले ब्रेथ को देखा जाए, कितना हमको शाखा है। जैसे 0 का 1 2 3 शाखा है तो तीनों को पहले विजिट कर लो। 1 2 3 का कितना 1 का कितना शाखा है तो 4 5 को विजिट कर लो। फिर 2 का कितना शाखा है 6 है तो 6 विजिट कर लो। फिर 3 कितना शाखा है 7 को विजिट कर लो। ऐसे मतलब अपना अपना शाखा कर। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पेड़ है तो इसमें 3 डाली, तो पहले तीनों डाली को विजिट करेंगे। इसका 4 डाली तो पहले 4 डाली के विजिट करेंगे। इसका 6 डाली तो इसका 6 2 डाली तो इसका 2 डाली, इसका 2 डाली तो इसका 2 डाली के विजिट करेंगे। लेकिन डीएफएस क्या करता है कि नहीं, पहले जाएंगे तो एक करेंगे, इसका डेप्थ में जाएंगे, इसका जितना डेप्थ हो सके। मतलब डाहनी इसका 1000 इधर डाहनी हो, हाई इसका डाहनी हो, इसका डाहनी 1000 है इधर, लेकिन नहीं, पहले हम एक डेप्थ में जाएंगे, एकदम आखिरी में जाएंगे, आखिरी डाहनी तक जाएंगे, और फिर डाहनी के बाद उसको विजिट करेंगे, और उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर दूसरा डाहनी पर जाएंगे, फिर से कुछ करेंगे। इस पर से डीएफएस सबका वर्क करता है। दोनों ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम में जो ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है, जो ग्रेडी अप्रोच को फॉलो करते हैं, एक्चुअली ग्रेडी अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सा अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये अप्रोचिंग टेक्निक होते ही नहीं है, सॉरी, ये अप्रोचिंग टेक्निक नहीं होते हैं, इसलिए आपको ग्रेडी भी नहीं है, आपको डिवाइड कोई भी नहीं है टाइम पे, इसलिए कम बोलते हैं। ठीक है, बीएफएस डीएफएस आपके बस ब्रेथ फर्स्ट जो आता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं।